लिखो, यहाँ तक लिखो। राइट साइड में लिखता हूँ जो दे रखी हैं हमें चीज़ें। देखो जरा, रॉड का जो मास है, रॉड का जो मास है वो दे रखा है एम, और जो लेंथ है वो दे रखी है एल। ठीक है, अब देखो ज़रा रॉड कैसे, ये रॉड है, नहीं पाई ठीक से। ये भैया हेडिंग में आपने स्ट्रेट के बाद वर्ड लिखी है, क्या लिख रही है? अरे यार, रोड का तो नहीं निकलवाऊंगा ना। नहीं, आप निकलवा सकते हो भैया, फिजिक्स है, कुछ नहीं पता हमें। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो हाँ। ज़रा, देखो बात जिस तो सही है भैया। जिस कंफ्यूजन से मैं पहले हुआ था वो मत तुम करना। देखने में ये रॉड लग रही है 2D सी, कि अरे भाई इसकी तो लेंथ भी है और इसकी ब्रेथ भी है, तो ये तो 2D हुई ना। ठीक है, इस कंफ्यूजन में आप ना फंसे। असलियत में हम डायग्राम बनाना चाहते हैं कुछ इस तरीके का, कि एक रॉड है एल लेंथ की, लेकिन इसको समझाने में दिक्कत होगी कि ये तो एक्सेस में मिक्स हो जाएगी ये चीज, एक्स में सॉरी एक्स एक्सेस में मिक्स हो जाएगी वाली रॉड। इस वजह से हम थोड़ा सा मोटा करके दिखाते हैं, लेकिन असली में मोटी है नहीं, सिर्फ इसकी लेंथ है, ब्रेथ कुछ नहीं है। ये ध्यान रखना है चीज में। एक बार फिर, देखने में और तुम्हें बुक में भी डायग्राम्स में ऐसा लगेगा कि इस रॉड की तो भाई लेंथ भी है और इस रॉड की तो ब्रेथ भी है, तो ये तो 2D रॉड हुई। असली में 2D नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें लेंथ है। इसको रॉड दिखाने के लिए इसको हल्का सा मोटा कर दिया गया है। ठीक है, चलो हम लिखना शुरू करते हैं। हम ऊपर क्या लिखेंगे, इस रॉड को हमें इनफाइनेटली छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक स्ट्रेट चीज है, उसको हमें इनफाइनेटली छोटे पीसेस में क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत छोटे 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 डीएक्स एलिमेंट में बांट देंगे इसको। ठीक है, ठीक है, देखो जरा, डिस्ट्रीब्यूट द रॉड, डिस्ट्रीब्यूट द रॉड इन इनफाइनाइटली इन इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास जो, बस यहीं तक लिखना, हमारे पास जो फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का, फिलहाल हम पहले एक्स की बात करते हैं। वो क्या है, 1/m। ज़्यादा देखा जाए तो ये वाला है, इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एम की वैल्यू 1/m आ जाती है, उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, अब सुनो, इसमें डी एम क्या चीज़ है, डी एम में जो इन्फाइनिटी जो छोटा एलिमेंट है उसका मास। ठीक है, और एक्स क्या है, एक्स है उस डीएम एलिमेंट का, उस डीएम एलिमेंट की पोजीशन एक्स एक्सिस में। देखो जरा, इसकी मान लेते जो पोजीशन है वो एक्स है, और जो मास है वो हमें निकालना, भी निकाल लेंगे वो। ठीक है, अब सुनो, कल भी ये चीज़ बताई थी, इंटीग्रेट ऐसा तुम करने दोगे, ये एक्स के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर जो इंटीग्रेट किया जा रहा है वो डीएम के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, मास को मास को लेंथ के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसके बाद लिखना शुरू करो स्मॉल पीसेस। उसके बाद लिखो अ स्मॉल पीस ऑफ लेंथ dx विल, कोई क्वेश्चन हो तुरंत पूछें, जिससे कि दिक्कत ना हो। मैं यहाँ dx लिखना भूल गया था, ये dx लेंथ का है। अ स्मॉल पीस ऑफ लेंथ dx विल हैव अ स्मॉल मास dm, विल हैव अ स्मॉल मास dm, लेकिन कितना, वैल्यू क्या है उसकी, वो हम निकालते हैं अभी। उससे पहले हम ये देख लो कौन सी चीज़ क्या है। एक्स यू एम में जो एक्स है वो क्या है और डी एम है वो क्या है, तुम भूल जाओगे बेकार में लिखवाते रहे। जो डी एम है वो क्या है, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। और जो एक्स क्या है वो क्या है, उस डी एम एलिमेंट की पोजीशन। तुम ध्यान से पहले का याद करो, जो पहले एम आई एक्स आई करवाते थे अपॉन सिग्मा एम आई, उसमें क्या होता, एम आई क्या होता था, मास उस पार्टिकल का, और एक्स क्या था, उस पार्टिकल की पोजीशन एक्स एक्सिस पर। ठीक है, बस यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ dm फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, तो हमें क्या क्या दो चीज़ चाहिए, एक तो x, वो हमारे पास है, x की वैल्यू x ही है, मतलब उसकी पोजीशन x है बस, और dm हमें निकालना है x के रिस्पेक्ट में, यानी कि लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो देखो ज़रा, देखो देखो कैसे निकालेंगे अपना वही जुगाड़। अगर एल लेंथ का जो रॉड है वो एम मास की है, तो पर यूनिट लेंथ कितना होगा, एम अपॉन एल। अगर एक यूनिट लेंथ का मास एम अपॉन एल है, तो डी एक्स लेंथ का कितना होगा, एम अपॉन एल डी एक्स। इसका मतलब जो छोटा सा मास है वो क्या है, एम अपॉन एल डी एक्स। अब तुमने निकाल तो लिया और ये सही भी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम जब पेपर में सॉल्व करोगे तो ये एरो बनाओगे कि एल एरो एम, वन एरो एम अपॉन एल, डी एक्स एरो एम अपॉन एल डी एक्स, ये बनाओगे। हमारे पास कुछ और होना चाहिए, देखो ये बताना चाह रहा हूँ, ये लिखने का तरीका सही नहीं है। तो देखो इस पूरे में जो एम अपॉन एल है, तो मैं नहीं लगता कि ये बहुत एक यूजफुल क्वांटिटी है। जो एम अपॉन एल है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बहुत ज़्यादा यूजफुल क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मान लो 2 यूनिट लेंथ का मास निकालना है, तुम्हें बस क्या करना है, एम अपॉन एल में 2 का इंटू करना है। 3 का निकालना है तो 3 का इंटू कर दो, डी एक्स का निकालना है तो डी एक्स का इंटू कर दो। कहने का मतलब ये है, जब बहुत पहले हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम एक यूजफुल क्वांटिटी लगी थी, तो हमने इसका एक नया नाम रख दिया था, एक डिफरेंट नाम, वो तुम्हें पता ही है, स्पीड। एम अपॉन एल भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट क्वांटिटी है, बहुत जगह काम आएगी, काफ़ी जगह। तो हमने इसका भी एक अलग नाम रख रखा है, इसका नाम है लीनियर मास डेंसिटी। क्वांटिटी बनाइए, सिंबल भी कुछ ना कुछ रखेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। सर लैम्डा तो वेवलेंथ में भी काम आती है, उसमें भी काम आती है, जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो लैम्डा वेवलेंथ, जब मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो इस लैम्डा का फायदा क्या है, इस लैम्डा का करेंगे क्या हम। मान लो तुम्हें 2 यूनिट लेंथ का मास चाहिए, तो लैम्डा इंटू 2, यानी कि वो असलियत में एम अपन एल इंटू 2 हो रहा है। मान लो तुम्हें 3 यूनिट लेंथ का मास चाहिए, तो तुम क्या करोगे, लैम्डा इंटू 3, क्योंकि लैम्डा क्या है, 1 यूनिट लेंथ का मास। तुम्हें 3 का चाहिए, 3 का इंटू कर दो। अब तुम्हें चाहिए मान लो डी, क्या कहते हैं, डीएम, डीएम, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। 1 यूनिट लेंथ का कितना है, लैम्डा मास, तो डी एक्स लेंथ का कितना होगा, लैम्डा डी एक्स, डी एम इजिकल टू लैम्डा डी एक्स। ये चीज़ मुझे तुम्हें लिखवानी है, मैं खुद से बातें तो नहीं कर रहा। हेलो, हाँ भैया। समझ में आया क्या चला है अभी अभी। हाँ भैया आ गया। ठीक है, लिखो ज़रा नोट। देखो इफ पॉसिबल माइक ऑन रखने की कोशिश करा करो, जिससे कि पूरा क्लास वाला ही फील है। अब तुम शुभ की तरह बीच रोड पे बैठे हुए शादी में तो मत किया करो। ठीक है, एम अपॉन एल और मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इज अ वेरी frequently used quantity, frequently used quantity। ठीक है, frequently used quantity known as linear mass density, linear mass density रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ब्रैकेट में लिख लो लैम्डा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, डी एम इज इक्वल टू लैम्डा डी। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें कभी भी सोचने की भी जरूरत नहीं है ये वाली चीज़। अब तुम्हें ये वाला 3 काम करने में थोड़ा लंबा टाइम लगता होगा कि एल का मास एम है, 1 का कितना होगा, तो डी एक्स कितना होगा। अब तुम्हें कभी भी किसी भी यूनिट लेंथ का मास, सॉरी कितने भी लेंथ का मास चाहिए हो, तो तुम लैम्डा इंटू उसकी वो कर देना लेंथ,
इसका ये फायदा है। ठीक है, देखो जरा, तो लैम्डा डी एक्स, और लैम्डा की वैल्यू क्या है? फिर क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट हमें दी हुई होगी। नहीं, उसमें नहीं दी होगी, तो मैं एम की वैल्यू और एल की वैल्यू दे रखी होगी। तो अब तुम्हें निकालना है मास पर यूनिट लेंथ, तो तुम्हें हाँ तो एम और एल का इजी, डिवाइड लगाना पड़ेगा, उससे लेमडा की वैल्यू आएगी। नॉर्मल वही हो गया फिर तो पूरा। हाँ, अब सुनो जरा, लेमडा की हम्म, वैल्यू निकाल ली हमने एम अपॉन एल डी एक्स, तो ये तो हमें समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात, रॉड का जो मास है वो कांस्टेंट है, ठीक है, जो रॉड की लेंथ वो भी कांस्टेंट है ऑब्वियसली, तो लेमडा भी कांस्टेंट आया। तो कहने का मतलब ये, अगर ये रॉड है तो ये हर पोर्शन से इक्वली भारी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक यूनिट लेंथ यहाँ से निकाली, एक यूनिट लेंथ कहीं से भी कहीं और से निकाली, यहाँ से मान लो, और एक यूनिट लेंथ मान लो कहीं यहाँ से निकाली मैंने बीचों बीच से, और मैंने तीनों का वेट लिया, तीनों का सही वेट नहीं मास लिया, तो वो तीनों का इक्वल आएगा अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो। कुछ रॉड होती है कुछ इस तरीके से, देखो कि मान लो यहाँ पर हल्की, यहाँ पर हल्की, और फिर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं भारी होती जा रही है वो। तो इसमें ऐसी रोड जिस का लैम्डा कैसे निकालेंगे? वो तुम्हें निकालेंगे नहीं, तुम्हें दे रखा होगा, जिस जो कि क्वेश्चन है जस्ट इसके अगला वाला, वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो पोजीशन के साथ वेरी करेगा। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है कि इसका हर जगह मास सेम है, इसका मतलब लैम्डा कांस्टेंट। इसी वजह से इसको जो रॉड कहते हैं, स्ट्रेट रॉड तो है ही, ये साथ में यूनिफॉर्म हो रहा है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड। यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड का मतलब का क्या है कि पर यूनिट मास कहीं पे भी हम निकाल लें हर जगह सेम होगा, हर जगह से इक्वली भारी है वो। अभी मैं कराऊंगा इसके जस्ट बाद नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड का, तो तब की बात अब करेंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ये उतारने की जरूरत नहीं, एम अपॉन एल, और यहाँ पर लिख लेना लैम्डा इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट इन दिस केस। मैं सही से बताऊं, सीबीएसई में कांस्टेंट वाले ही आएंगे, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, एक्स यू एम देखो, अब ये नोट हो गया खत्म, और एक्स यू एम देखो जरा, अब हमें सारी चीज़ें बताएं। 1/m इंटीग्रल एक्स डी एम, देखो जरा 1/m, एक्स तो अपनी जगह है ही, डी एम की वैल्यू देखो जरा, एम अपॉन एल डी एक्स। ठीक है, एम और एल कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ सकते हैं। अब सुनो, यहाँ पर डी एक्स है ना, तो लिमिट किसके रिस्पेक्ट में आएंगी, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये चीज़ लिखवा देंगे, रुको जरा, पहले इसको बाहर ले लो जरा, 1/m एम अपॉन एल इंटीग्रल एक्स डी एक्स, एम से एम गया। एक मैं तुम्हें नोट बता दूं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं क्या, कि यहाँ से एम से एम काट दिया। तो देखो ये चीज़ सही तो है कि भाई एम कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो कट जाएगा, लेकिन तुम मत करना ऐसा। इंटीग्रेशन के अंदर से आप कोई भी चीज़ बाहर तक नहीं काट सकते, पहले बाहर लिया फिर काट दे। ठीक है, देखो जरा, अब हमें तुम्हें बनाना है लिमिट क्या होंगी। तो लिमिट देखो, मुझे बताओ कि ये जो एलिमेंट है ये कहाँ से कहाँ तक जाए कि पूरी रोड कवर हो जाए, बताओ। एक्स के रिस्पेक्ट में लिमिट बतानी है, तो तुम्हें क्या बताना है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करे कि पूरी रोड कवर हो जाए, बताओ। हेलो, अरे सो गए सब क्या? हाँ भैया हाँ, आवाज कट गई थी थोड़ी आपकी आपकी। हाँ तो बताओ, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करें कि पूरी रोड कवर हो जाए। भैया ऊपर आपने दिया था पूरी वर्ड की लेंथ तो एल है, पर एक्स के रिस्पेक्ट में तो अरे जीरो, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, देखो सुनो, ये जो हमने एलिमेंट जीरो लिया टू है, एल है, यहाँ पे हाँ जीरो है, ऑरिजिन यहाँ आना था। हाँ बिल्कुल सही, 0 to L। तो देखो जरा, when x varies from when x varies from
0 to L whole rod is covered. सुनो जरा, अच्छा पहले लिखवा दूं, whole rod is covered. तो एम से एम कट चुका है, एक्स कॉम क्या आया 1/L 0 से L x dx. अब तुम उसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 1/L ये हो जाएगा x²/2 0 से L. ये अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा L/2. लिमिट पुट करना मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है. अरे चल बता दो, चलो तुम उसमें कंफ्यूज हो गए तो हो गया काम. दो स्टेप बढ़ जाते हैं, जैसे मैं बताना प्रेफर नहीं करता. तो एक्स कॉम क्या आया, इसको एक्स कॉम नहीं बोलते, चलो एक्स कॉम बोल लो, L/2. ठीक है. अब सुनो, हमने जब लिमिट पुट करी 0 से L तो कहाँ का सेंटर ऑफ मास आया, 0 से लेके L तक का सेंटर ऑफ मास आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का. ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच होगा. तुमने अगर लिमिट पुट कर दी 0 से L/2 तो कहाँ से कहाँ तक का सेंटर ऑफ मास आएगा, 0 से L/2 का, वो कहाँ पर आएगा L/4 पर. कहने का मतलब ये है, आप जिस हिसाब से लिमिट पुट करेंगे उस हिसाब से सेंटर ऑफ मास आ जाएगा. हमने लिमिट पुट करी पूरी रोड की, तो सेंटर ऑफ मास किसका आएगा, पूरी रोड का. ठीक है, चलो वाई सी को हम निकालते हैं जरा. 1/M इंटीग्रल वाई डी एम. मुझे एक बात बताओ जरा, ये जो डीएम एलिमेंट है इस तक पहुंचने के लिए, ये वाई क्या बताता है आपको, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम है. तो मुझे बताओ डीएम तक पहुंचने के लिए वाई में कितना चलना पड़ेगा. देखा जाए तो क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा हूँ, मान लो यहाँ पर कोई चीज है एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए वाई में कितना चलना पड़ेगा. वाई में तो कुछ चलना ही नहीं पड़ेगा. इसका मतलब यहाँ पर आएगा 0 डीएम, जो कि क्या हो जाएगा पूरा 0. और सिमिलरली ZCOM इज इक्वल टू 0. पहले चलो पूरा लिख देता हूँ. या ये भी पूरा कर देता हूँ. तो सेंटर मास कहाँ आया, सेंटर ऑफ मास इज एट L/2, 0, 0. ठीक है, जल्दी लिखो जरा. अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब मैंने एक वाला क्वेश्चन करके बता दिया तुम्हें, बस तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखने, उसी से क्वेश्चन होते चले जाएंगे. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड. अब तुम्हें पता है नॉन यूनिफॉर्म यानी कि कहीं पर वेट ज्यादा होगा, कहीं पर वेट कम होगा, ये यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है, ठीक है. तो देखो जरा, इसकी जो लेंथ दे रखी है रॉड की, वो दे रखी है L, और लैम्डा कोई देखो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है 2 या 3, तो मैं यहाँ दे रखी है 3x². अब देखो उसका क्या मतलब है, 3x² का क्या मतलब है. मान लो एक रॉड है, तो अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मान लो लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहे हैं आप 0 से L, तो देखो जब x = 0 पर तुम लैम्डा निकालो कितना आएगा, 3x² में x = 0 पुट करो तो लैम्डा कितना आया 0. इसका मतलब लेफ्ट मोस्ट जो पार्ट है उसका कोई वेट ही नहीं है, रॉड का जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है उसका कोई वेट नहीं है. तुम थोड़ा सा आगे बढ़े, मान लो तुम बड़े 0 से मान लो 0.5 पे आ गए, इसमें 0.5 पुट करो यानी कि 3/4 आएगा. तो यहाँ पर लैम्डा कितना है 3/4 0.5 पर, मैंने कि हल्का सा पर यूनिट लेंथ और मास बढ़ गया, थोड़ा और भारी हो गया. तुम और गए, वैल्यू और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, बढ़ती चली जा रही है. यानी कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं रॉड और भारी होती चली जा रही है. तो देखो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा पहले की तरह,
L/2 पर आएगा? नहीं, तो कहाँ आएगा बताओ? इससे यहाँ आगे ज्यादा आएगा, होगा। अपना हाँ राइट साइड की करेक्ट, तरफ। थोड़ा सा राइट की तरफ हम्म। आएगा। अब वो कितना राइट आएगा वो फॉर्मूले से पता चलेगा, इन जो ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हें पता लगाना तुम सीख गए हो कि कहाँ आने वाला है लगभग। अब मान लो तुम्हारा जो आंसर आया वो मान लो L/4 आया, L/4 0,0, तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि यार ये तो थोड़ा लेफ्ट साइड है, गलत है ये तो ओरिजिन पे तो और हल्की होनी चाहिए ना, ये तो भारी हो रही है। या मान लो तुमने कुछ सॉल्व किया और तुम कुछ भूल गए तो L/2 ही आ गया तुम्हारा, तुम तुरंत समझ जाओगे गलत है। ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। हाँ। इसको डेरिवेशन कर लें। देखो पहले पहले वाले क्वेश्चन में लेमडा की वैल्यू क्या थी, M/L, वो कांस्टेंट था, तो वो इंटीग्रल के बाहर आ गया था। देखो यहाँ पर देखो, इस वाली साइड में देखो, वो कांस्टेंट था, M कांस्टेंट, L कांस्टेंट, वो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। लेकिन अब लेमडा कांस्टेंट नहीं है। लेमडा की वैल्यू क्या है? अच्छा अभी बताई नहीं है मैंने, नहीं बता दी, बताई नहीं है अभी। वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखो जरा इसकी जो भैया जैसे लैम्डा 3x² था, तो उसमें से 3 तो कांस्टेंट है ही, उसे तो ले ही हाँ सकते मतलब हैं ना। 3 ले सकते हो, एक्स को तो ना ले लो। फिर हाँ। लेंथ तो कांस्टेंट है। हाँ लेंथ कांस्टेंट है बिल्कुल। हाँ तो फिर वो एक्स क्या कहते हैं, एक्स ही एक्सेप्ट निकाल लेंगे फिर। क्या क्या लेमडा तो मैं दे रखा है 3x²। ये हाँ, सृष्टि तुम्हें कैसे पता चला 3x² है लेमडा? आपने तो बोला था। आपने अभी लिखा नहीं था। अच्छा मैं लिखा था, बहुत सही। हाँ तुम क्या बोल रहे हो? बाद में बोलूंगा, आप कराओगे तभी। ठीक है देखो यार, लेमडा इज इक्वल टू 3x² मीन्स, एक बार लिखवा देते हैं जिससे कि बाद में याद रहे। लेमडा इज इक्वल टू 3x² मीन्स एज वी आर गोइंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x is equal to L, rod is getting heavier। वैसे यार R कैपिटल नहीं होना चाहिए, देखो जरा, rod is getting heavier। ठीक है ध्यान रखना। तो जरा वो बना लें, अब डायग्राम तो बिल्कुल पिछला वाला ही बनेगा। ये मान लो एक छोटा सा पीस काट लिया मैंने dx, और ये ओरिजिन से x डिस्टेंस दूर है, एरो ज़्यादा बड़ा बन गया। ठीक है, तो बस तो मुझे बताओ dm की वैल्यू क्या आएगी। पिछले वाले से देखो, dm की वैल्यू लैम्डा के रेस्पेक्ट में लैम्डा dx पहले बताई थी, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो dx का कितना होगा लैम्डा dx। और लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है देखो जरा, हाँ भैया, क्या बोलूँगा मैं। 3x² dx। हाँ बताओ बताओ। ये क्या किया आपने? लैम्डा dm इज इक्वल टू लैम्डा dx आ गया। पर यूनिट लेंथ लैम्डा था, वो चेंज होता जा रहा, वो कोई बात नहीं, लैम्डा है ना। लेकिन तो अगर तुम्हें किसी भी एक्स एलिमेंट पर, एक्स पोजीशन पर तुम्हें अगर डीएम चाहिए तो तुम कैसा निकालोगे इस फॉर्मूले से। अब पहला कांस्टेंट होना है कि अब 2 इंटू डी एक्स कर दो। अब अच्छा, हर जगह डिफर करेगी डीएम की वैल्यू। 3x² भी कौन सा कॉन्स्टेंट है? मैंने कहा थी एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है भाई, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, सॉरी 3 कांस्टेंट है बस, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट नहीं। कहने का मतलब ये ठीक है, है, कहने समझ का में मतलब आया। ये है पोजीशन के साथ डीएम की वैल्यू चेंज हो रही है, डीएम की जो मास है वो चेंज हो रहा है। अब सुनो जरा, एक्स कॉम की वैल्यू क्या थी। अब देखो, अब तुम यहाँ 1/m नहीं कर सकते, क्यों? m की वैल्यू दे ही नहीं रखी, कहाँ दे रखी है यहाँ पर पूरे, मतलब मास कितना है, मास तो देख गिवन है नहीं, तो आपको निकालना पड़ेगा मास। देखो कैसे निकालता हूँ मैं,
एक्स डी एम। ये आप ये चीज पहले बता देते कि 1/m नहीं कर सकते। क्यों क्यों? मैंने अब लिख के कर दिया, आधा पेज भर दिया मैं नहीं तो। नहीं नहीं, अब तुम मुझे बताओ, क्वेश्चन में देखा रखा है मास। हाँ मैंने अभी सोचा इस हाँ, बारे में। मास हमें निकालना पड़ेगा। मास हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। वो जो छोटे छोटे डीएम है उन सबका मास सम कर देंगे। ठीक। ठीक है, देखो जरा, अब जरा ऐसी बात है, मेरा वैल्यू लगा दो। एक्स डीएम कितना है? 3x² डीएम, सॉरी 3x² डीएक्स। ठीक है, डीएम नीचे, वैल्यू नीचे भी लगाओ, 3x² डीएक्स। ठीक है, जरा 3 बाहर ले लें। अच्छा सुनो, लिमिट भी लगा दो, ऐसा करो, एक्स की वैल्यू देखो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करें कि पूरी रोड कवर हो जाए? पहले की तरह बिल्कुल, जीरो से एल। 0 जीरो से एल, अब लिखवा नहीं रहा हूँ मैं अलग से कि एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to L, रोड इज फुल्ली कवर्ड, ये सब चीज़ें। ठीक है, ऐसा करो 3 बाहर ले लो। ठीक है, x² इंटू एक्स, x³ डी एक्स होल अपॉन 3 बाहर ले लो, और 0 से L डी एक्स। जरा शुभ माइक ऑन करो जरा। हाँ भैया। 3 से 3 काटा, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन काटा, dx से dx काटा, x² से x, तो x बच गया बस। भैया क्यों मैं ले रही हो? अरे पूछ रहा हूँ मैं, गलत नहीं, ये गलत कोई नहीं। यही नहीं मैं बोला। सोच रहा आज था सुबह तो कोई यही मैंने मैं को नहीं सोच रहा बोला। था भैया बहुत सेट किया है ये, बहुत है। हाँ, यही मैं भैया सोच कुछ रहा और था। किसी और की कर लेते। अच्छा तो सही है। अच्छा सुनो, तो 3 से 3 भी नहीं काट सकते फिर? तो 3 की किसने मना की है? अच्छा भाई बात बताओ, बाकी तो काटा। बहुत सिंपल सी चीज यार, 3 से 3 काट दिया, x² से क्या कहते हैं वो नहीं काटा, ये क्या बात हुई? भैया हम सम कर रहे हैं ना, मतलब मतलब हम सब सारी चीजों को सम कर रहे हैं ना, ये थोड़ी है कि हम उसे प्रॉपर वैल्यू थोड़ी है, मतलब हम तो सम कर करेक्ट रहे हैं। करेक्ट, ये x³ कोई कोई वो नहीं है वेरिएबल, मतलब सॉरी वेरिएबल ही है, लेकिन आप किसी काट पीट में यूज ना करें। जो चीज इंटीग्रेशन के अंदर होगी वो इंटीग्रेशन फंक्शन के अंदर है। तो कहने का मतलब ये है, इसके अंदर जो चीज है उसमें काट पीट कर सकते हैं, इसके बाहर जो है उसके अंदर इसकी चीज का अंदर काट पीट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, जिस तरह तुम sin x अपॉन x जब लिखा होता है तो x से x नहीं काटते, क्यों? क्योंकि x जो है साइन फंक्शन के अंदर है और ये नीचे वाला x बाहर है, इस वजह से नहीं काटते ना तुम। इसी तरह जो इंटीग्रेशन है वो भी एक तरह का फंक्शन है, और इसके अंदर जो चीजें हैं वो फंक्शन के अंदर है और इसके बाहर जो है फंक्शन के बाहर है, तो आप इस तरीके से काट नहीं सकते। इसी वजह से मैंने मना किया था क्या, कि जब पहले 1/m इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L x dx लिखा हुआ था, पहले सॉरी क्या लिखा था, m/L dx ये लिखा हुआ था ऊपर की तरफ, याद हो तो मैंने ये काटने से मना कर दिया था। भले ही हमें पता है कि m बाहर आएगा तो कट जाएगा, तो काट सकते हैं, कुछ लोग काट भी देते हैं क्योंकि उनको पता है m बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन कर दें जरा, तो क्या आएगा, x⁴/4 0 to L, भैया 3L/4। करेक्ट। और आप इसको जरा प्लॉट भी करके देखें कि ये जो पॉइंट है वो L/2 से थोड़ा राइट में जा रहा है। थोड़ा इमेजिन करें आप, 3/4 ऑफ L कहाँ पर आएगा? फोर्थ आ गया। ठीक। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें तो आएगा L⁴/4 -0 भी आना है तो -0 लिखूं क्यों मैं, 0 ही है तो L/3/3। अब देखो तुम थोड़े से बड़े हो चुके हो, कैलकुलस से थोड़े वो हो चुके हो, क्या कहते हैं, अवगत। तो मैं कुछ स्टेप स्किप कर सकता हूँ कि ऐसा -0 आने वाला है यहाँ पर, तो वो 0 ही है तो लिखने की क्या जरूरत। L³ से ये कट गया तो सिर्फ L बचेगा। ठीक है, तो x कॉम क्या आया, 3L/4। इसी बात पे y कॉम निकालते हैं, वो क्या आएगा, 0 आने वाला है। इस एलिमेंट में तुम्हें पता है y में तो आएगा नहीं ना, z में आएगा क्योंकि 1D रोड है। y कॉम 0, z कॉम 0। तो सेंटर मास कहाँ पर आया, सेंटर ऑफ मास इज एट
3L/, सॉरी 3L/4, 0, 0, ठीक है। ऐसी को हमने देखो देखा जाए हमने सिर्फ इतना किया है अभी तक। एक्स कॉम की वैल्यू क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो हमने क्या किया है, डीएम की वैल्यू पुट करी है बस जगह जगह से, और सही तरीके से लिमिट लगाई है। हमें नहीं लगता सिर्फ इतना ही काम किया हमने अभी तक। फॉर्मूला हमें दे रखा था पहले से ही, हमने बस डी उस छोटे से एलिमेंट की वैल्यू निकाली है, पुट करा है, और फिर मैथमेटिक्स से पूरी। आगे भी यही करना है सिर्फ कि डीएम की वैल्यू निकाल ली है और आंसर निकालना है बस। ठीक है, ठीक है सर। तीसरा देखो जरा, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर। तो देखो वायर और रोड से कंफ्यूज ना हो, बस अभी क्या दे रखा है, पहले रोड थी सीधी, अब इसी चीज को सेमी सर्कुलर वे में मोड़ दिया गया है। अब तुम्हें बताना इसका सेंटर मास कहाँ आएगा। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, एक मिनट थोड़ा सा गैप बना लेंगे। हाँ, ये एक रॉड, क्या कहते हैं, रॉड है मुड़ी हुई इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से प्लेन में रखी हुई है, ये इस तरीके से प्लेन में रखी हुई है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब देखो तुम बीच में तो भी रख नहीं सकते, आर पार हो जाएगी। मान लेते हैं एक बहुत पतली सी पॉलिथीन लगी हुई है इस पूरे के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये मासलेस है, मासलेस पॉलिथीन है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है, इस पॉलिथीन पर आप कहां पर अपनी फिंगर टिप रखेंगे कि ये बैलेंस हो जाएगी, क्या लगता है तुम्हें, लगभग बताओ। हल्का सा ऊपर की तरफ, मिडल से हल्का सा ऊपर की तरफ। अच्छा, हाँ। मैं निकालवाना चाह रहा था मिडिल से ऊपर, मतलब सॉरी, मैं इसमें निकालवाना चाह रहा था मिडिल, ऊपर नीचे हम देख लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहीं ना कहीं इस लाइन में आएगा, मैं ये बताना चाह रहा था बस। समझ में आया? जब हम इसका सेंटर मास निकालेंगे तो वो लगभग इस लाइन पे आएगा। अब कितना ऊपर आएगा कितना नीचे आएगा वो देख लेंगे। चलो निकालते। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जो सेमी सर्कुलर वायर है उसका रेडियस आर, और इसका मास यूनिफॉर्म है, सबका हर जगह सेम ही है, तो पूरे का दे रखा है एन, कैपिटल एन। ठीक है, इसका हम नॉन यूनिफॉर्म वाला पार्ट नहीं कराएंगे, ये तो पहले रॉड का करा था, सीज रॉड का, फिर नॉन यूनिफॉर्म का वो करा था एक और रॉड का। अब सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर ही रहेगा यूनिफॉर्म में। एक मिनट जरा, इसकी यही दिक्कत है, बस ऊपर करना पड़ता है बार बार। चलिए, अब ऐसा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर मैं तुमसे कहूँ इनफाइनाइटली छोटे पीसेस में बांटना है तो बताओ कैसे बांटोगे। ये वायर है, मुझे तो एक ही चीज समझ में आ रही है, छोटे छोटे डीएक्स इस तरीके से। देखो 1D में कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहता, दिक्कत ही है। 1D जब तुम क्वेश्चन कर रहे होते हो, एलिमेंट निकाल रहे होते हो, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसी तरह से डीएक्स डीएक्स में ही कटेंगे। जब मैं तुम्हें आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, मान लो इस तरीके का एक डिस्क है, तो तुम डिस्क को बहुत पतली पतली रिंग्स से भी मान सकते हो, पतली पतली, और तुम छोटे छोटे आर्क भी मान सकते हो इस तरीके से, पतले पतले। तो फिलहाल हम 1D का काम कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम छोटे छोटे डीएक्स पीसेस में ही बांट सकते हैं बस। तो लिखो जरा, डिस्ट्रीब्यूट द वायर। देखो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, जब तुम जैसे पेपर में आ जाए तो ये तुम लाइन लिख दो, डिस्ट्रीब्यूट द वायर इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस। तो मैं लिखवा रहा हूँ कि तुम्हें इमेजिन कर सको तुम। ठीक है, इतना बड़ा
डायग्राम मत बनाना इस चीज़ का, एक छोटा सा डायग्राम बना देना बस ये दिखाने के लिए हम किस तरीके से पीसेस कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, फिर बनेगा मेन डायग्राम। छोटा सा बना लेना इसको, ज़्यादा बड़ा मत बनाना। ठीक है, चलिए बनाते हैं रियल डायग्राम। भैया ये वायर तो ठीक है, पर इसके ऊपर ये डैश 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 ये सब क्या है? अरे मतलब मैं दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे इस तरीके से पीसेस करेगा करें हम, स्लाइसेस जो करेंगे, अच्छा और ठीक। कुछ नहीं। रियल डायग्राम में सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ एक पीस की बात करेंगे, फिर हम उस पीस को वेरी करवाएंगे अपर लिमिट से लोअर लिमिट, किस तरीके से कि पूरा वायर कवर हो जाए। ठीक है, देखो जरा, अब बात आती है ओरिजिन कहाँ लें, बताओ कहाँ लूँ मैं। देखो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक जो होता है वो यहाँ पर होगा, बिल्कुल बीचों बीच। बीचों बीच। हाँ यहाँ पर। अब कुछ लोग करके कुछ लोग लेते हैं इस तरीके से, आंसर आ तो जाएगा लेकिन बहुत ही भयानक मैथमेटिक्स हो जाएगी अपने आप। सिमेट्रिक में आसान रहेगा। एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, और किसी एक एलिमेंट की बात करते हैं, उसका मास निकालते हैं छोटे से एलिमेंट का, फिर तो फिर पुट करना है बस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट है, इन्फाइनिटी छोटा। अब कोई कभी मुझसे इन्फाइनिटी देखने में लगता नहीं था, तो बनाऊंगा तो तुम डायग्राम कैसे बनाओगे इन्फाइनिटी छोटा। भैया ये तो 2D हो गई। कहाँ होगी 2D, एक आर की तो है इस तरीके से, देख मतलब एक मिनट, ये 2D में ही चल रहा है भाई। एक जो मुड़ा हुआ वायर आएगा वो 2D प्लेन में ही आएगा, 1D में कैसे आ सकता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो मैं मानता हूँ ds। तो असलियत में मुझे क्या करना है, मुझे करना है ds लेंथ का मास निकालना है। ठीक है, निकालते हैं जरा। तो सबसे पहले तो ds लेंथ की वैल्यू निकाल लें हम। अगर ये छोटा सा एलिमेंट आर्क ds है तो ये छोटा सा एंगल क्या होगा, d थीटा। ठीक है, और जो रेडियस कितना दे रखा है, कैपिटल आर। मान लेते हैं ये जो एलिमेंट है उसने एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रखा है। अब मुझे बात बताओ, तुम्हें कुछ ऐसा रिलेशन याद है, ये थीटा है, ये आर है, ये एल है, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता था। इसी तरीके से यहाँ लगाओ, ये इन्फाइनिटी छोटा जो ये वो बना है ना सेक्टर, इसमें लगाओ जरा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, डी थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डी एस अपॉन आर, कैपिटल आर। बताओ समझ में आएगी नहीं। शुभ, तुम्हारे समझ में आई वाली चीज, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये फॉर्म वो रिलेशन होता था उसमें एंगल में, एंगल जो आर्क बना रहा है सर्कल पे वो, और सर्कल के रेडियस में ये रिलेशन होता है। भैया कौन से टॉपिक में कराया था आपने, जरा देख लूं उसमें जाके। कराया नहीं था ये कराया नहीं था, ये पता होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है भैया। ट्रिग्नोमेट्री में आता था हाँ ये। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में आता है ज़्यादातर। तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखो तुम, कि मान लो ये सर्कल है और कोई सेक्टर है, अच्छा याद आ गया, मैथ्स में आ गया याद मुझे। ठीक है, आ ये गया आर है और ये एल है, तो इनके बीच में रिलेशन ये होगा। इसी ये रिलेशन मैथ्स में से, हाँ आ गया याद मुझे, मैथ्स में है ये। इसी रिलेशन से मैंने ये निकाला है डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। तो डी एस की वैल्यू क्या आई, ये आ गई डी थीटा, ये आर डी थीटा। तो असलियत में मेरा नया टारगेट क्या है, आर डी थीटा लेंथ जो है आर्क की, उसका मास निकालना है मुझे। ठीक है, चलो काफी आगे बढ़ गए हम। ऑल्सो, भैया एक बात पूछूं, हाँ बोलो। उसका मास हमने निकाल दिया, फिर उससे क्या होगा? अरे भाई, जितने भी सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले हैं उसमें डीएम डीएम ही तो आता है हर जगह, इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम। तो यहाँ पर भी तो पुट करना पड़ेगा डीएम की वैल्यू। पहले निकालना पड़ेगा फिर इसमें लगाना हाँ हाँ, पड़ेगा। हम निकालना है क्योंकि इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। चलो, अब ये बताओ, ये बताने की जरूरत है कि नहीं है क्या नहीं। डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डीएस, पहले भी यूज किया, उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज किया है। लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी, हाँ डीएस है जो लेंथ है वो। भैया अब डीएस की वैल्यू क्या है और लैम्डा की वैल्यू क्या है, आप सुनो मेरी बात, यहाँ हो सकता है टॉपिक कंफ्यूजन हो। लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, पूरे वायर का मास कितना है, m।
पूरे वायर की लेंथ कितनी है, आर। आर ही तो है, अरे भाई आर ही तो है लेंथ, और ds क्या है, आर डी थीटा, और ये आ गया dm की वैल्यू। भैया ये एक बार और बताना। अरे पहले क्या था, एल लेंथ की जो बॉडी है उसका मास कितना है, m, तो पर यूनिट लेंथ कितना होगा, m अपॉन एल। एम अपॉन एल क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लैम्डा भी बोलते हैं। अब मैं तुम्हें बार बार एरो करके थोड़ा बताना मुझे। नहीं मैं वो नहीं बोल रही, पर यहाँ तो आर सिर्फ रेडियस है हाँ और वही वहाँ तो तो तुम्हें, पूरे वायर की लेंथ थी अरे वो ना। मैं तुम्हें कंफ्यूज करना चाह रहा था ना, तो तुम हो गए। यहाँ पर आएगा पाई आर, 2 पाई आर होता है पूरा, पूरा क्या कहते हैं सर्कल, आधा कितना होगा, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर। कंफ्यूज का हो गया, पकड़ ली ना ये बात तो सही है। तुमने नहीं पकड़ी ना, तुम्हें बोलना चाहिए था आर नहीं पाई आर होना चाहिए, और आप गलत। हाँ, अब मैं पूछ तो रही थी। हाँ, अब देखो 8 से 8 काटो, तो डीएम की वैल्यू क्या आई। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, अगर शुभ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जैन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, शिशिर अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी रोक लें। तुम 10 दिन बाद कहोगे ये बात समझ में नहीं आई हमारी, लैम्डा हवा में से कैसे आया, तो मुझे बताने में थोड़ी इरिटेशन होगा, हल्का सा बता दूंगा मैं, लेकिन इरिटेशन होगा थोड़ा सा। चलो तो ये आ गया हमारे पास डीएम की वैल्यू। चलिए अच्छा एक बात बताओ सब लोग, हेलो सृष्टि जैन सब लोग माइक ऑन कर रहे हैं अपना। पापा लैपटॉप दे। ये बताओ ये लैम्डा डीएम देखो लैम्डा डीएस था, हमने इसको नीचे और क्यों सॉल्व किया, ये भी तो वैल्यू हो सकती थी, डीएम इक्वल टू लैम्डा डीएस। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करते, लैम्डा की वैल्यू और लगा देते, एम अपॉन पाई आर, पाई आर डीएस। तो इसमें क्या दिक्कत थी, मैंने इसको डीएस को डी थीटा में क्यों कन्वर्ट किया। मैं चाहता तो मैं तुम्हें बिना बताए जा सकता, इसके आगे बढ़ सकता था, लेकिन मुझे बताओ मैंने डीएस को डी थीटा में कन्वर्ट क्यों किया। ये हमें बाद में इंटीग्रेट भी तो करना पड़ेगा, तो उसकी रेस्पेक्ट में ही आना चाहिए ना। कहने का मतलब ये है, तुम थोड़ा बहुत आ गई तुम, लेकिन पूरा नहीं आ पाई। कहने का मतलब ये है डीएस भी सही है असलियत में देखा जाए तो, डीएस भी सही है, लेकिन फिर जो लिमिट्स होंगी वो भी एस के रिस्पेक्ट में आएंगी, और जो इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन आएगा अभी वो भी एस के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, फिर आंसर उससे भी आएगा। लेकिन हम क्योंकि टीचर, हमें पता है इन सारे में से सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें सबसे आसान तरीका है कि सारी चीजें थीटा के रिस्पेक्ट में चलें। सारी चीजें जो हम लिमिट होंगी वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में आएंगी, जो फंक्शन होगा वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, इंटीग्रेशन तो होगा ही थीटा के रिस्पेक्ट में। इस वजह से मैंने सारी चीजें, ये जो डीएम है वो थीटा के रिस्पेक्ट में निकाला है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि थीटा के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने से ऑप्शन सबसे ज्यादा आसान है, आंसर एस से भी आएगा। फिर लिमिट में क्या लेनी पड़ेंगे, 0 से पाई आर, और फिर फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो मैं एस के रिस्पेक्ट में बहुत कठिन हो जाएगा। खैर तो एक्स क्या है, एक्स क्या है देखो जरा, 1/m इंटीग्रेशन x dm। अब मेरी बात सुनो, पहले जो, मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा, एक मिनट देखो, पहले जो x था, ये थोड़ा और ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें और यहाँ पर जो x था वही था क्या कहते हैं dm की पोजीशन ओरिजिन से, तो हमने x की जगह x ही रहने दिया था, ठीक है। अब तुम अपने वाले क्वेश्चन में देखो, जब जो हम कर रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट क्या है, ये ds है, इसकी x से पोजीशन कितनी है, कितना दूर है, ये इतना दूर है, ठीक है। लेकिन हमें सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब ये है अब आप x का यूज नहीं कर सकते, अब आपको x को लाना पड़ेगा थीटा के रेस्पेक्ट में। तो अब आप मुझे कुछ ना कुछ अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगाएं और मुझे ये बताएं कि ये जो x है वो थीटा के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि लेफ्ट साइड x होना चाहिए और राइट साइड कुछ ना कुछ थीटा में होना चाहिए। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं x इक्वल टू f थीटा, x है थीटा के फंक्शन में। खैर वो तुम थोड़ा कॉम्प्लिकेट मत जाओ, तो मुझे बस x की वैल्यू बता दो थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम सारी चीजें थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। हेलो
हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, हाँ भैया। मुझे एक्स की वैल्यू बताओ थीटा के रेस्पेक्ट में। तुम्हें कुछ डायग्राम में देखो, कहीं से वैल्यू मिल रही है तुम्हें? यार माइक ऑन तो रखा करो, इससे कि मैं ये ना सोचूं कि मैं पत्थरों से बात कर रहा हूँ। हाँ भैया, पीछे बैकग्राउंड साउंड आएगी। कोई बात, थोड़ी देर झेल लेंगे। हाँ हम्म, बताओ। समझ नहीं आ हिंट रही। मिल जाएगी थोड़ी, हिंट मिल जाएगी थोड़ी। नहीं, अब हिंट की जरूरत है नहीं, कहते तुम्हें डायग्राम में जितनी भी चीजें वेक्टर दे है रखी क्या? हैं, तुम्हें डायग्राम में जितनी भी चीजें दिख रही हैं, जितना भी थीटा डी थीटा ये सब चीजें दिख रहा है, तुम्हें एक्स वैल्यू निकाल ली है थीटा के रेस्पेक्ट में, इन सब वेरिएबल्स का यूज करके। मैं तुम्हें बता चुका हूँ हम ये कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ये तो जरूरी है ही, हम क्यों कर रहे हैं ये भी जरूरी है। मुझे पहले से ही पता है कि सारी चीजें थीटा के रेस्पेक्ट में चलेंगी तो ज्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन। तो मैं एक्स को और डीएम को थीटा के रेस्पेक्ट में लेके आ रहा हूँ, तो डीएम को तो ले आया मैं, अब एक्स को भी तो लाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए सारी चीज एक ही रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो एक्स को मैं थीटा के रेस्पेक्ट में ला रहा हूँ, तो कैसे लाऊं? अच्छा मुझे बात बताओ, अगर ये आर है ये थीटा है तो ये कितना होगा? एस वो एल cos थीटा बराबर आर है, आर cos cos थीटा। थीटा। इतना ही तो था बस, एक्स इज तो वो इक्वल टू आर cos थीटा। एक्स तो कम है ना, पूरी आर थोड़ा है। क्या? सॉरी। ये आर है, ये थीटा दे रखा है। अब मैं पूछ रहा हूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पर सबसे ऊपर, ये जो एलिमेंट है छोटा सा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? तो क्या वो आर cos थीटा नहीं होगा? अब ये वाई से हम निकालेंगे तो उसमें वाई क्या आएगा? आर साइन थीटा। बताओ समझ में आएगी नहीं? आगे यार मेरा भी अटक गया यार, मेरे नहीं आई। आ जानी चाहिए थी। अब मेरी बात सुनो, मुझे ये क्या चाहिए? एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट में लाना है मुझे, ठीक हाँ, है? ये वायर है, हाँ ये यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ पर ये रहा, ठीक है? ये आर है, तो मुझे बताओ ओरिजिन से ये कितनी लेंथ है और ये कितनी लेंथ है? ये थीटा एंगल बना रहा है। क्या मैं इसको, ये जो आर है इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता? एक हॉरिजॉन्टल आर cos थीटा और एक वर्टिकल आर sin थीटा। और मैं चाहूँ तो देखो ये भी कह सकता हूँ, ये जो एलिमेंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा आर cos थीटा कॉमा आर sin थीटा। बताओ। ये तो मेरे दिमाग में भी आ गया था। तो फिर उसमें बोला क्यों नहीं? पूरी आर क्यों नहीं ले रहे फिर, ये कह रहा हूँ मैं। पूरी आर क्यों नहीं ले रहे? तुम बताओ भाई, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है इसका? भाई वेक्टर क्लास ले लो यार। अरे एक मिनट रुको, इसमें वेक्टर कहाँ से आया? वेक्टर नहीं है ये। कहाँ से? कहाँ? कौन सा? अरे ये एक लाइन, ये भगवान, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आर है ये थीटा है, तो ये कितना वो तो मैं होगा? समझ गया, मेरे को सब याद आ गया, ठीक है। हाँ, इसमें वेक्टर आ गया। कहीं भी नहीं है, अगर होता तो मैं पढ़ा देता तुम्हें भी तो। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, गलती मेरी है, माफी। कहने का मतलब ये है, हमें निकालना था एक जनरल एलिमेंट का एक्स का डिस्टेंस, वो हमने निकाल लिया, वो है आर cos थीटा। वाई क्या होगा? आर sin थीटा। ना समझ में अभी भी तुम डिस्कस कर लो, मुझे टाइम इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, कल समझा देंगे। लेकिन इसके आगे तभी बढ़ो जब तुम्हें समझ में आ जाए कि एक्स आर cos थीटा कैसे हुआ। तो भैया 1 मिनट ऊपर करना। हाँ बताओ। हमने ये थीटा की रेस्पेक्ट में निकाला, इसीलिए तो आर cos थीटा है, नहीं तो रेडियस तो यहाँ से ये भी आर ही थी ना। एक मिनट रुको रुको, एक मिनट रुको। अच्छा तुम कंफ्यूज हो रहे हो, सुनो। ये जो वायर है, ये जो एलिमेंट लिया है मैंने, इसका मैं ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, वो तो आर ही होगा। मैं इस क्या कहते हैं एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ बस, क्योंकि हम सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। मैं तुमसे ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं पूछ रहा। सृष्टि, अगर हाँ आपसे भी, कोई हाँ ओरिजिन भी। से डिस्टेंस पूछे तो वो आर है, हम्म, तुमसे एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट पूछे तो वो ये है आर cos थीटा। तुमसे ठीक है कोई तो y वो हाँ बोलो।
नहीं लगा था, मतलब रेडियस टाइप ही लग रही थी, इसलिए समझ नहीं आता क्या। ओरिजिन से डिस्टेंस है आर, हमें चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ देखो एक्स कोऑर्डिनेट है। तुम्हें अगर पिछले वाले क्वेश्चन याद हो तो जब एक्स हम निकालते थे तो हम क्या करते थे, एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई। यहाँ पर सारे क्या लेते थे, यहाँ पर सारे इन सारे मासेस के एक्स कोऑर्डिनेट लेते थे बस। हाँ फिर भैया फिर ठीक। वाई का अलग, फिर जेड का अलग। हम सारी चीजें किस्तों में निकालते हैं, 3 बार वन डी मोशन पढ़ते हैं, सबको कंबाइन कर देते हैं फिर लास्ट में। हाँ चैन समझ में आया, आगे बढ़ूं? आगे भैया आगे। चलो, एक्स की वैल्यू क्या आई, आर कॉस थीटा। ठीक है, डीएम की वैल्यू क्या है, एम अपॉन पाई डी थीटा। ठीक है, सारी चीजें थीटा के रेस्पेक्ट में आ गई। अब मुझे बताओ थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करूं कि पूरी वायर कवर हो जाए। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करूं कि पूरा वायर कवर हो जाए। 0 से थीटा तक, हमारा दिमाग तो खराब पूरी हो गया। वायर कवर हो जाए। अरे पूरा ठीक है वायर, ठीक है। लेंथ की वो वायर की लेंथ होगी ना पाई है। अरे थीटा 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 कहाँ से देखो, हाँ ठीक है, तुम्हें ले अगर लिया। तुमसे अगर कोई आर्क वेरी कराने के लिए करे तो वो कहाँ से होगा, 0 से पाई आर। मैं कह रहा हूँ 0 से 180। 0 से 180 बिल्कुल सही। लेकिन हम जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो सारी चीजें रेडियन में लेते हैं, तो रेडियन में बताओ कहाँ से कहाँ तक जाएगा। 0 से 180, 2 पाई। फिर से दिमाग खराब, 180 अरे डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, नॉट 2 पाई रेडियन। पूरे एक सर्कल में 2 पाई होता है, आधे सर्कल में ठीक है होता भैया है पाई। ठीक है, भूल गया था मैं। इसको सॉल्व करो जरा, तो ये आएगा 0 से पाई। अब से वो सिर्फ इसमें मैथमेटिक्स है, बस हमारा काम इतना ही था। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो हमने कुछ करा नहीं है, ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन था, हमने डीएम को निकाला थीटा के रेस्पेक्ट में, एक्स को निकाला थीटा के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेट कर रहे हैं सब। ठीक है, ऐसा करो जितनी भी चीजें कांस्टेंट है बाहर ले लो। देखो जरा, मैं जब 11th में था तो मैं ये क्या करता था, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, पाई एम है, आर है, थीटा कॉस थीटा, ये सब चीजें हैं। तो मैं जो चीज मैंने लिख ली है वो मैं ऊपर सर्कल कर लेता था, जैसे कोई चीज छूट ना जाए। मैंने 1/m लिख लिया, ठीक है, आर को बाहर लो और m/पाई को बाहर लो। ठीक है, अंदर क्या रह गया, कॉस थीटा डी थीटा 0 से पाई, एम से एम काट दो तो बचा r/पाई। ठीक है, अब तुम्हें इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन कौन करेगा इसका जल्दी बताओ, बहुत आसान है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, फिर वैल्यू पुट करो उसकी। अब मुझे नहीं पता आंसर सही है कि नहीं, मैंने तो बस पता नहीं, गलत हो सकता है, गलत हो। आंसर बताएं कितना आएगा, एक्सयूम निकाल दो, बता दो मुझे एंड का एक्सयूम की वैल्यू बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। फिर वाईसीएम भी निकालना है अभी तो, और फिर जेड भी निकालना है। भैया गलती हो सकता है, बता दो आप। अरे तुम गलत तो सही की कितनी बार बोला है, गलत तो सही गई भाड़ में। तुम मुझे अपना बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है। पेज बैठ जाएंगे मेरे। वो कंफ्यूज आदमी हो तुम, जयंत वाशनी हो क्या सार्थक ब्रह्मर। यार? ऐसा भी क्या पेज बचाना, जितने पेज बचाओगे, जितना पेज बचाओगे उतना ज्यादा नीचे जाओगे। पेज मत बचाओ। 60 रुपए का रजिस्टर है, 100 रुपए का, 150 रुपए का, इतने का भी है। 5 रुपए वाली कॉपी है, डायरी वाली छोटी सी आती क्या है। मुझे तुमसे उम्मीद है तुम कर सकते हो 5 रुपए वाली कॉपी में, मुझे लगता है तुम कर सकते हो। जल्दी आंसर बताओ। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले दिमाग से निकल रहे हैं तो कोई ऐसा फंक्शन ढूंढो। भैया माइनस साइन क्यों आएगा, साइन ही आएगा ना सिर्फ। मैंने कुछ नहीं कहा, कोई ऐसा फंक्शन बता ढूंढो, दो कोई ऐसा भैया फंक्शन ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन cos थीटा हो। हाँ बोलो। ये आएगा साइन क्या, थीटा। माइनस आर बाय पाई माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 2। भाई साहब sin π/2 की वैल्यू तो पुट करनी होती है, वो भी करनी है। तो वो अलग आदमी आके करेगा। sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। पुट करो आंसर बताओ। माइनस का आर बाय पाई। अच्छा,
मान लेते हैं, अब कोई कुछ बोलना मत, मान लेते हैं कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, और आपका आया एक्स यू एम माइनस आर बाई पाई, ठीक है। अब जरा इसको इमेजिन करो, यहाँ पर है 0,0, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस में, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस एरिया में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। तो इसको बैलेंस करना है, इस वायर को हमने क्या इमेजिन किया था, इसको जीरो आ रहा है भैया। हाँ 0 आ रहा है आंसर, ये गलत है वैसे। देखो मैं तुम्हें चाहता तो डायरेक्ट भी कह सकता गलत है तुम्हारा, आप ये देखें आपने जो निकाला है वो इमेजिन करने में कैसा लग रहा है, क्या वो फिजिबल है, मतलब डाइजेस्टेबल है भी कि नहीं। माइनस आर वाई पे कोई मतलब ही नहीं है कि मुझे इस वायर को बैलेंस करना हो और मैं कहीं यहाँ पर अपनी पॉइंट रखूं, कोई पॉइंट नहीं है इसका, कहीं ना कहीं बीच में ही रखूंगा मैं। तो देखा तो जाए, माइनस तो वैसे भी आ ही नहीं रहा ना, वो तो फंक्शन है ही नहीं है। नहीं उसने, मैं बता रहा हूँ उसने जो भी कैलकुलेशन करी उसके हिसाब से नेगेटिव आ रहा है, तो आप ये देखें क्या नेगेटिव डाइजेस्टेबल है भी कि नहीं, ठीक है। आर बाई पाई, भैया माइनस साइन स्क्वायर पावर 2 का क्या आएगा आंसर? तो हमें लिमिट पुट करने नहीं आती, इसका मतलब देखो जरा। ओ अरे सॉरी, ये जीरो। मुझे पता है तुमने क्या किया, मुझे पता है तुमने क्या किया, ये माइनस साइन और फिर यहाँ पर एक और माइनस साइन आ रहा होगा, तुमने दोनों का इंटू कर दिया, नहीं तो फिर क्या किया तुमने। पता नहीं मैंने क्या किया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने यही किया, मुझे पता है। नहीं भैया ये नहीं किया सच में। अब तुम नहीं बता रहे तो हम तो यही मानेंगे भाई, अब तो मान लो आप। देखो जरा, पहले अपर लिमिट पुट करो, साइन पाई माइनस साइन 0। अब साइन 180 की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, वो हमें एसटी से हमने बेच मारा, हमें आता ही नहीं है। तो देखो यार साइन पाई की वैल्यू होती है साइन 180 माइनस 0, यानी कि साइन 0 यानी कि 0 माइनस 0, ठीक है। 0 माइनस 0 यानी कि एक छोटा 0, छोटा 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, ये मत देना गलती से भी। हाँ भैया मैं इस इंटीग्रेशन में कंफ्यूज हो गया। अब तुम कहाँ, cos थीटा का sin थीटा होता है, इसमें मैं क्या बताऊँ तुम्हें, बताओ तो डी थीटा का कुछ नहीं होगा? क्या। भैया मैं कंफ्यूज हो गया इसमें सीरियसली। और मत पढ़ाओ ढंग से। एक मिनट, कैलकुलस पढ़ चुका है ये बंदा, ठीक है, कैलकुलस हमने पूरी पढ़ी है, तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये तुम अपने चाहो तो फॉर्मूला लगा कर देख लो, तुम्हें लिखवाया मैंने। चलो ठीक है ठीक है। ये इसको कहते हैं बिना विदाउट रिवीजन जो आते हैं। खैर भैया थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार, कोई बात नहीं, मैं हर बार नहीं सोचता होता, ही नहीं। हर बार नहीं पूछता मैं। हाँ अरे अरे एक मिनट, तुम 10 बार पूछो, चौथी बार में थोड़ा इरिटेट हो जाऊंगा, लेकिन मैं बता दूंगा, ठीक है। बस और क्या चाहिए। अब देखो XCM आ गया भैया 0। भैया भैया। सुनो सुनो अभी सुनो, आप बोल रहे हो आप चौथी बार में इरिटेट हो हाँ जाओ। वही तो 10 वाले में क्या होगा। हाँ देखो दो बातें हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ तो मैं तुमसे ये कह दूं कि तुम मुझसे 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा तो सही, लेकिन इरिटेशन तो होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई क्यों नहीं समझ पा रहे। नहीं चौथी बार में इरिटेट हो जाएगा, 10वीं बार में क्या होगा। तो तुम्हारा जो स्टूडेंट है उसका मोटिव होना चाहिए कि सर इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे समझ में आएगा जल्द से जल्द, ये नहीं कि सामने वाला इरिटेट हो रहा है तुम पूछ ही नहीं रहे, ठीक है। तो मैंने तो पूछ लिया ना। तो मैं तुमसे कुछ तो कह ही नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ। अब सुनो, आंसर तो आ गया, पहले देखें फिजिबल है कि भी नहीं। देखो जरा, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं इस लाइन पे आएगा, यानी कि सही है देखा जाए तो, ठीक है। वाई से हम निकालते हैं। अच्छा मुझे बताओ, वाई से तुम निकालोगे मैं निकलवाऊं, मेरे हिसाब से तुमको ट्राई करो। वाई डी एम देखा जाए तो कुछ है नहीं, वाई की वैल्यू हमें पता है, ऊपर देखो जरा, इस डी एस एलिमेंट की वाई वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आर साइन थीटा, नॉट कॉस थीटा, साइन थीटा, ठीक है। और वो तो वाई आ गई थीटा के रेस्पेक्ट में, और डीएम देखो, डीएम हम निकाल चुके हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, अपनी कैलकुलस लगानी है, आंसर बताना है। तो बताओ कितना आ रहा है, इज इक्वल टू
समथिंग कैलकुलेशन इज भैया आपने क्या बोला दोबारा बताइएगा, आवाज कट गई थी मेरे में। y के बारे में क्या बताया आपने? तुम्हें y की वैल्यू थीटा के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तुम्हें dm की वैल्यू थीटा के रेस्पेक्ट में निकालनी है, जो कि तुम निकाल चुके हैं। पुट करो, इंटीग्रेट करो और आंसर बताओ। देखा जाता है सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। इसी बात पे जेड भी बता देना। 1 मिनट फिगर दिखा दीजिएगा। अरे तुमने बनाई होगी, तुम देखो ना, अपनी देखो। ये करो, मैं तुम्हें एक होमवर्क दूंगा। वायर का मैंने कराया, डिस्क का तुम करके लाओगे, सेमी सर्कुलर डिस्क का। भैया y तो आ रहा है 2r/पाई। सृष्टि कह रही है, सृष्टि कह रही है 2r/पाई। और जेड? रुको ना, अभी धीरे धीरे तो निकालेंगे, भी निकाल। ठीक है, ठीक है। सृष्टि, जयेंद्र और शो। ये 1 मिनट फिगर दिखा दीजिए, मेरी फिगर तो गड़बड़ सी हो गई है, तो वो ठीक करनी है जरा। नहीं नहीं नहीं, तुम भैया z 0 है। जेड 0 है, ऐसा सृष्टि कह रही है, पता नहीं क्या सही है। हाँ। भैया 2 मिनट दिखा दो। नहीं नहीं नहीं, अपने दिमाग मारे हैं। अरे 1 सेकंड के लिए दिखा दो बस फिगर। अच्छा मुझे बताओ, क्या उसमें क्या गलत है, ऐसे ही बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है गलत है? मुझे हाँ, मैं शायद उल्टा लिख दिया इसलिए कह रहा हूँ। क्या उल्टा लिख दिया, बताओ तो सही। अरे कोऑर्डिनेट शायद मैंने उल्टे लिख दिए, मैं तो कह रहा हूँ इसलिए दिखा दो आप। किस चीज के कोऑर्डिनेट बताओ तो सही मुझे, किस चीज के कोऑर्डिनेट मुझे तो बताओ। भैया फिगर मत दिखाइएगा। बता दिखाऊंगा नहीं मैं, पता तो चले क्या चीटिंग करना चाह रहे हो तुम। मैं तो देखो थोड़ा इसको साइड में ले आके मिटा देता हूँ, देखो कोऑर्डिनेटों को तो मैंने लिखा। हाँ कोऑर्डिनेट मिटा दीजिए, फिगर दिखा दीजिए बस। किस चीज के कोऑर्डिनेट देखने तो मुझे पहले ये बताओ। अरे भैया वैसे आप साधु गुरु को देखते हो? साधु गुरु नहीं, साधु गुरु देखता हूँ, कुछ ज्यादा जो भी देखता है। हूँ। मैंने 2-3 बुक भी पढ़ी है उनकी। अगर तुम, मैं तब तक नहीं दिखाऊंगा, तुम मुझे भी नहीं बताओगे कि क्यों देखनी है। अरे जयेंद्र और शोभ कितनी देर लग रही है भाई? भैया बोलो। -2 आएगा क्या? तुम मुझे आंसर बताओ, मैं तो बाद में चेक करूंगा। माइनस का क्या आ रहा है? आवाज कट गई, जयेंद्र फिर से बोलो। -2r/पाई आ रहा है। माइनस का 2r/पाई। अरे तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई, तुम डायग्राम में देखो फीजिबल है कि नहीं। तुम मुझसे कह रहे हो कि अगर मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो मैं कहीं ना कहीं 0 तो आ गया, x y तुम्हारा आ रहा है यहाँ पर कहीं, तो मैं यहाँ पॉइंट रखूंगा हाथ, तो बताओ कितना सही है। ये दिख गई फिगर। तो देखी गई, समझाऊंगा तो देखी जाएगी। कहने का मतलब ये है, तुम्हें ये मालूम पड़ गई एटलीस्ट कि आंसर गलत है। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, तुम ये देखो डाइजेस्टिबल है कि नहीं। भैया आप तब तक होमवर्क वाला क्वेश्चन लिख दो। अच्छा हाँ, ठीक 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 है। हाँ मैंने 3 करा दिए। यही करा दो तब तक, आगे कर सकते हो। नहीं मैं ये कराऊंगा नहीं, बस मैं हेडिंग लिखवा रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए, ये भी रफ में करना है ना? रफ हाँ नहीं करना। ठीक है, हाँ ठीक है, रफ नहीं करना। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर। इसमें आपने पहले भी ये ABC डलवाया था और फिर अब आप पूछ रहे हैं।
अरे तुम इसको ABCD कर लो ना, ABCD इस तरीके से याद हाँ करो। मैं तो वो डाली हूँ, तो बता रही हूँ। ठीक है, तो अब तुम्हें अब जो होमवर्क मिलेगा वो मिलेगा डिस्क का। अब ये वायर नहीं है, अब ये इस तरह की एक शीट है, देखा जाए तो लेमिना, लेमिना बोलना ज़्यादा सही रहेगा, जिसका मास है m और लेंथ है l। तो अब तुम्हें इसका आंसर निकालना है। अब बात ये आती है इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हें अपने हिसाब से, तुम दिमाग लगाओ और कैसे ना कैसे करो। ठीक है, और तुम्हें फॉर्मूले वही यूज़ करने हैं अपने कंटिन्यूस के। एक्सियम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। भैया ये 2D है कि 3D है? भाई ये 3D कैसे हो सकता है, मैंने बोला तो डिस्क है, लेमिना बोला मैंने, लेमिना 2D होता है। तुम ठीक है। लेमिना को माना करो एक पेपर जिसकी थिकनेस बिल्कुल नहीं है। ठीक। वाह, एक पेपर जिसकी थिकनेस बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैंने यही बोला। पेपर की थिकनेस कौन सी होती है? अरे होती है, क्यों नहीं होती भाई, ये पर वो बहुत नेग्लिजिबल बहुत कम होती नहीं, होती है। मानते कहाँ है। अरे मानने का क्या है। मतलब है, होती है, एग्जिस्ट करती है भाई। तुम नापने जाओगे, तुम तो स्केल से नापोगे तो नहीं ठीक से नपेगी, और अब प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से जाओगे तो वो भी नप जाएगी। ऐसा तो कोई चीज़ ही नहीं है जिसकी बीच में करेक्ट, हो, बीच ना बिल्कुल हो। सही, बिल्कुल सही। कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो डायमेंशनलेस है, लेकिन हम फिजिक्स में कुछ चीज़ों को मानते हैं डायमेंशनलेस। जब हम ये कैलकुलेट जैसे कर रहे हैं, क्या, जैसे जैसे मान लो मैं कार की क्वेश्चन कर रहा हूँ, या मान लो मैंने बॉल ली, बॉल में मैंने फोर्स लगाया, तो बॉल पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो मैंने बॉल को क्या माना, मैंने बॉल को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना। यहाँ पे मैं ये मान रहा हूँ कि मैंने बॉल के सेंटर ऑफ मास पे क्या कहते हैं फोर्स लगाया, तो कैसे बॉल का कहते हैं बिहेव करेगी, वो मैं सेंटर ऑफ मास का बिहेवियर बता रहा हूँ, बॉल का बिहेवियर थोड़ा बता रहा हूँ। बॉल तो रोल करेगी, और रोल करने के बाद आगे भी जाएगी, वो अगले चैप्टर का काम है। भैया आपकी आवाज बताओ थोड़ी भैया, ऊपर वाला बता दो। वहां से बता दो जहां से आपने बोला कि बॉल के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, जब हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के करे हैं, सारे सारे ऑब्जेक्ट्स को। और पॉइंट क्या होता है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि इसकी कोई ना कोई लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं है इसकी कोई। ये हमने क्यों माना है, क्योंकि हमें अभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से डील करना नहीं आता था। अब हम सीखेंगे थोड़ी देर बाद, और सॉरी हम सीख चुके हैं हम कैसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को डील कैसे करते हैं, उनके सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, उनका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं और उस रेस्पेक्ट में सारी चीजें करते हैं। हाँ। ये पहले नहीं पता था, अब पता है। ठीक है, तो बात आती है आप कहाँ अटके। तो देखिए जरा, मुझे लगता नहीं है तो कोई अटकने की बात थी। 1/m इंटीग्रेशन y क्या आएगा, r sin थीटा, और dm की वैल्यू के रेस्पेक्ट में थी m/π d थीटा, m/π d थीटा। लिमिट्स आएंगी 0 से पाई। ठीक है, और मैं बता दूं 2r/π सही आंसर है। ठीक है, और 0 भी सही आंसर है। देखो जरा, अब देखो m बाहर आएगा तो ये कट जाएगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, r और पाई बाहर आ जाएंगे, तो ये बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब तो मैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद नहीं आ रहा होगा, और क्या है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा। ठीक है, अब तो मैं लिमिट पुट करनी थी। देखो जरा, r/π, पहले हम लिखेंगे अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस cos पाई, माइनस, फिर हम क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट माइनस cos 0। सॉल्व कर लो, r/π, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस माइनस प्लस, +1। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। चलिए, तो ये क्या आंसर आया अपना, 1 + 1 2r/π। ठीक है भैया, समझ गया मैं, कहाँ गलती है वो। तुमने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया हुआ, यहाँ पर इस जगह।
हाँ वो माइनस कॉस थोड़ा हाँ, गलत वो हो गया मेरा। समझ गया, कंफ्यूजन होता है इसमें, लेकिन होना नहीं चाहिए 11th में हो तो 9th में नहीं। खैर, तो ये आंसर आ रहा है 2/पाई। ठीक है, अब बात आती है जेड। अरे एक मिनट, शुभ तो रह गया। हेलो शुभ, हाँ भैया। ये जो हुआ तुम्हारे सामने हादसा, वो तुम्हें समझ में आया? हाँ भैया आ गया। तुमने बताया क्यों नहीं था आंसर? मैं कंफर्म नहीं था ना। आवाज में दम नहीं है भैया। देखो भैया यार बहुत थकान हो रही है सीरियसली। देखो, मुझे एक होता है इरिटेशन शब्द, एक होता है फ्रस्ट्रेशन शब्द। तो जब मुझसे कोई क्या हो रहा है? तो मुझसे जब कोई स्टूडेंट ये कहता है ना कि मुझे पता नहीं मेरा आंसर सही है कि नहीं, कुछ और सृष्टि जब कहती है अरे मेरा आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं, ये तो बहुत डाइजेस्ट ही नहीं होती फ्रस्ट्रेशन से बात की। चलो अभी तुम्हारी बात करते हैं कि अगर आप वो नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मेरा काम क्या है? आंसर सही और गलत बताना, कैसे और क्यों आया, ये सब चीजें। तो जब तो बताओगे ना, मैं उसको तो मैं करेक्ट कैसे करूंगा? तो भैया जो माइनस वाला सुना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उसमें जरा। आप बताया करें, और आप ये बात सब लोग सुने, तुम तीनों की तीनों, जब मैं तुमसे पूछा करूं कभी भी लेक्चर के बीच में, क्वेश्चन के लास्ट में, कि समझ में आया, तो आपका ऑनलाइन क्लास होने का धर्म बनता है कि आप बोले माइक ऑन करके हाँ समझ में आ गया। तुम सामने बैठे हो तो मैं देख लेता हूं तुम्हारा चेहरा देख के, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो आप माइक ऑन करके बोले आया कि नहीं आया, ये नहीं कि सामने वाले ने बोल दिया चलो हमें भी आई गया। चलो हाँ, तुम क्या बोले थे जैन? हाँ भैया सुनो, इन दोनों में अंतर क्या है, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन में? इरिटेशन, ये समझ लो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन का दूसरा अगला वो है लेवल, बड़ा भाई। बड़ा भाई, ये समझ लो। बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हाँ, इरिटेट आप वो तो इनके बीच में एक ये भी तो फर्क है कि इरिटेशन में हम मतलब गुस्सा भी करने लगते हैं, और जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो अपने अंदर ही रहते हैं, मतलब ऐसे इतना नहीं नहीं ऐसा भी करते। कुछ नहीं है, मतलब आप, मैं जिस हिसाब से समझता हूँ दोनों वर्ड्स को, वो छोटे और लेवल्स का डिफरेंस है मेरे दिमाग में तो। और अगर कोई और कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंस तो पता नहीं। फ्रस्ट्रेट में ज़्यादा बड़ा मानता हूँ, मतलब ज़्यादा गुस्सा भी है इसमें, इरिटेशन सब मिक्स है इसमें। ठीक है, इरिटेट आप हर छोटी छोटी बात को हो सकते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट होते हैं जब इरिटेशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया बंदे से। ठीक है, खैर बात आती है जेड की। तो देखो डीएम, ये जो छोटा सा करंट ये एलिमेंट है डीएम, इसका जेड एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? आर कॉस थीटा। वाई क्या था? आर साइन थीटा। जेड क्या होगा? 0, पहुंचे ही नहीं, मतलब हम पीछे जाना ही नहीं है। जो जेड एक्सिस होगी वो कैसे होगी? तुम जो स्क्रीन देख रहे हो उसके अंदर होगी, अंदर की तरफ। जैसे कि अगर मैं 3D बनाऊं तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमें अंदर तो जाना ही नहीं है, वो ऊपर ही है बिल्कुल, 2D शेप चल रही है ना। तो यहाँ पर z की जगह क्या आएगा? जो कि आ गया 0। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? सेंटर ऑफ मास इज एट एक्स कोऑर्डिनेट बोलो जरा, आ गया 2r/पाई आ रहा था, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा था 0, y आ रहा था 2r/पाई, और z क्या आ गया 0। ठीक है, अब हम ये देखें 2r/पाई लगभग कहाँ आएगा, लगभग लगभग लगभग। डायग्राम देखो जरा, मान लो ये रेडियस है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 2r/पाई। ठीक है, पाई की लगभग वैल्यू अगर हम इमेजिन कर रहे हैं, वैसे तो 3.14 होती है। ठीक है, इमेज से सिर्फ इमेजिन करने के लिए मान लेते हैं, अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए 3 है, 3 थोड़ी देर के लिए इमेजिन करने में आसानी रहेगी बस। तो देखो ये हमसे क्या कह रहा है? 2/3 ऑफ आर, या फिर इसको कैसे पढ़ सकते हैं? आर के आप 3 इक्वली हिस्से करें और 2 हिस्से पकड़ लें उसमें से। कहने का मतलब ये है एक, मैं तो ऐसे इमेजिन करता हूँ। तो देखो इतना आर है, इसके 3 छोटे छोटे हिस्से कर दिए, तो लगभग लगभग 3.14 है, तो लगभग लगभग यहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास। यानी कि जैन ने सही बताया था पहले ही, थोड़ा सा ऊपर, r/2 से थोड़ा सा ऊपर। ये इमेजिन करने का तरीका है। ठीक है, हेलो, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है।
इमेजिन करना सीखें आप, इमेजिन तो हर कोई कर लेता है, इमेजिन करना सीखें। खैर नहीं भैया वॉइस की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है वैसे। क्या चीज़? सही कह रहा है। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से उन लोगों की इमेजिनेशन ज़्यादा अच्छी होती है जिन्होंने बचपन में कार्टून ज़्यादा देखे और तो वो गेम ज़्यादा खेले हैं। जो ब्लॉक्स होते हैं ना, जो नए नए तरह के गेम आते हैं ब्लॉक्स, भैया हमने सब किया है। तो मतलब जो एक्टिव रहते हैं बचपन में, वो उनकी इमेजिनेशन ज़्यादा अच्छी होती है। ये हम तो हर टाइम ही एक्टिव है, खैर बस आपके सामने शांत पढ़ना पड़ता है, कोई वरना आप बात डांटोगे हर वक्त। नहीं। अरे तुम अच्छी बात बोलोगे तो मैं क्यों डांटूंगा? मेरी बात सुनो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब करा नहीं था, कल के लिए होमवर्क है। भैया अब देख भी नहीं रहे अब। क्या चीज़? 11 4 क्वेश्चन अब लेने दो। करा सुना रहा मैं नहीं करा रहा, कल करना है, खुद के हाँ लिए तो करना है। होमवर्क अरे दो अब। का तो उन सब ऑफलाइन क्लास शुरू होंगे। अरे सुन थैंक यू तो भैया लो, दो दिन भी सो मच। काटेंगे मैं बस। सॉल्व नहीं करा रहा, सुन तो लो। मैं तुमसे इतना कह रहा हूँ, ये थैंक डिस्क यू है, भैया। डिस्क है और ये 2D है। ये तुम अपने हिसाब से इसकी स्लाइसेस करना, ठीक है? डीएम को और एक्स को और जो लिमिट है उन सबको एक रेस्पेक्ट में लेके आना, एक ही वेरिएबल में। आपको पता नहीं कैसे लाओगे तुम, अपना दिमाग चलाना, ठीक है? और इंटीग्रेट कर देना। अब मेरी बात सुनो, ऐसा हो सकता है 80% कि तुमसे हो सकता है सॉल्व हो जाए, ठीक है? एक बात पूछो भैया। हाँ बोलो। ऊपर वायर था, नीचे डिस्क है, वायर में हमने प्लास्टिक का वो लगा लिया कवर, ठीक है, इसमें वही लगा दिया, तो दोनों में फर्क इतना ही है ना कि वो प्लास्टिक मासलेस थी और यहाँ पे भी मतलब मास सुनो थी। सुनो, वायर जो होता है, वायर सेमी सर्कुलर वायर, उसमें सर्कल के सिर्फ सेमी सर सॉरी सिर्फ और सिर्फ सर्कमफ्रेंस में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यहाँ पर। डिस्क इसमें में, डिस्क में पूरे यहाँ पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर। अरे वो मास वाले पे एरिया एरिया लगा देंगे इसका पैरामीटर की जगह। वो मुझे नहीं पता, तुम अपना दिमाग लगाना, ठीक है? अब सुनो, अगर ये सॉल्व हो जाए तो तुम हेमिस्फीयर को निकालने की कोशिश करना, हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास, ठीक है? कोशिश करना, कोशिश, अच्छा लगेगा कर निकालने में, यही हो जाए फिर। ठीक है? और हेमिस्फीयर का वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मैथ लगेगी इसमें। इसका आया तो कौन का निकालने की कोशिश करना। ये शेप बना लो छोटे में ऊपर कॉपी के ऊपर कि अगर ये आ जाए तो ये हमें ट्राई करना है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ट्राई करना। लेकिन आएगा ही नहीं भैया, हमें पता, हम बना के कोई फायदा नहीं। क्या 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 कह रही हो सृष्टि? आएगा नहीं हेमिस्फेयर का, कौन तक नहीं पहुंचेंगे। मुझे कम सेल्फ स्टीम वाले लोग निहायती खराब लगते हैं, ठीक है? हमसे क्या भैया? सेल्फ स्टीम, जिनकी सेल्फ स्टीम कम होती है भैया ना, हमारा हमसे नहीं सारे हो सारे आ पाएगा। ये जाएंगे क्या बस, ये हमारे क्या लिए होता सारे है? आ जाएंगे, सारे कर लेंगे सारे। सेल्फ स्टीम का मतलब ये है कि खुद के ऊपर भैया कॉन्फिडेंस एक कि आध आप फिगर कुछ कर बच्चे सकते वही हैं। बता दो। अरे बहुत कुछ कर सकते हैं बताओ। वही वही तो मैं कह भैया रहा हूँ, एक देखो आध फिगर बच्चे वही बता दो। कराएंगे सुपरमैन ना बन कोचिंग जाऊँ? में। कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हवा में उड़ो कि कुछ भी इमेजिन कर लो। मैं बस इतना कह रहा हूँ पॉजिटिव रहो कि हम मैं ट्राई उड़ करके चुका हूँ। देखेंगे, हम ट्राई करके देखेंगे, हो सकता है क्या कहते हैं सॉल्व हो जाए, ठीक है? अब चलते हैं, मेरा काम भैया सिर्फ कम सुपरमैन बनने की कोशिश करी थी। अच्छा, टांग वांगे टूटी। अरे रे, देखो मैं तुमसे ये कह रहा था, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ।